प्रो इन्फॉर्मिस्ट के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है जब 2006 में यूक्रेनियन कैपिटल कीव में एक नौजवान बहुत ही कंफ्यूज हालत में पाया गया। इसने ओल्ड फैशंस कपड़े पहन रखे थे और इसकी गर्दन पर एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। लोग समझ रहे थे कि ये कोई पागल शख्स है, लेकिन उन लोगों को क्या मालूम था कि वो टाइम ट्रैवलिंग की एक दास्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नाजरीन, वो शख्स अपना नाम सर्गी पोनोमरिंगो बता रहा था। पुलिस ने जब उससे उसकी आईडी मांगी तो वो एक ऐसी कंट्री ने इशू कर रखी थी जो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, ये आईडी थी सोवियत यूनियन की। अब ये बात तो आप सब जानते हैं कि यूक्रेन पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और जिस दिन ये वाकया पेश आया उस वक्त सोवियत यूनियन को टूटे 2 दहाइयां गुजर चुकी थी। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन पुलिस ने इससे पहले सोवियत यूनियन की कोई आईडी नहीं देखी थी, पर यह शख्स दिखने में 20-25 साल का लग रहा था और इस आईडी पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 शो हो रही थी। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ ही नहीं बल्कि आईडी पे शो होने वाली पिक्चर भी उसी की थी। दोस्तों, ये सारा माजरा पुलिस को हजम नहीं हुआ। 1932 में पैदा होने वाला शख्स 2006 में 74 ईयर्स के बाद भी 20-25 साल का कैसे दिख सकता है। उन्होंने सर्गी से पूछा कि आज कौन सी डेट है, तो उसने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया 23 अप्रैल 1958। ये वो पॉइंट था जब पुलिस को लगा ये शख्स पक्का कोई पागल है। वो इसको मेंटल हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर पाब्लो कार्ट्रिकऑफ ने उसकी मेंटल हेल्थ का जायजा लिया। सर्गी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर्स ने उससे पूछा क्या उसको याद है वो 1958 से सीधा 2006 में कैसे आया। उसने बताया कि मैं दिन के टाइम पर सिटी वॉक पे अच्छे फोटोग्राफ्स लेने के लिए निकला था। तभी मैंने आसमान पर एक अजीब चीज को उड़ते हुए देखा। डॉक्टर्स ने पूछा वो चीज कैसी दिखती थी, तो उसने बताया मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर मैंने अपने कैमरे में उसकी फोटो खींच ली थी। ये बोलते ही उसने अपना कैमरा आगे कर दिया। ये सुनकर डॉक्टर्स बहुत हैरान हुए, लेकिन उनकी हैरानी मजीद बढ़ गई जब उन्होंने कैमरे को देखा जो एक बहुत पुराना याशिमा फ्लेक्स कैमरा था। इस कैमरे की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई पुराना कैमरा है, मगर मसला इस कैमरे से फोटो निकालने का था, क्योंकि इसमें जो रोल डलता था उसको 1970s में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब फोटो निकालने के लिए एड पोइजनर नामी एक एक्सपर्ट को बुलवाया गया, जिसने कैमरा रोल पर लिखी डेट देखी तो मालूम पड़ा कि ये 1956 में मैन्युफैक्चरिंग किया गया था। इसने फोटोग्राफ डेवलप किए और तभी चीजें और ज्यादा कंफ्यूज्ड होती गईं। फोटोग्राफ्स में कीव सिटी की बहुत पुरानी पिक्चर देखी जा सकती थी। गाड़ियां, बिल्डिंग्स, स्ट्रीट साइज सब कुछ 50s के दौर का था। हत्ता कि इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी मौजूद थीं जिनको बाद में गिरा दिया गया था और इन्हीं बिल्डिंग्स के सामने सर्गी और उसकी गर्लफ्रेंड की कुछ पिक्चर्स भी थीं। ये वही सर्गी था जो 48 ईयर्स पुरानी तस्वीरों में जैसा दिखता था, उसी हालत उसी कपड़ों में डॉक्टर्स के सामने बैठा था। और रोल की सबसे आखिरी फोटो में जैसा कि सर्गी ने बताया था एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिख रहा था। ये सारा माजरा देखकर डॉक्टर्स के लिए यकीन करना काफी मुश्किल था। उस वक्त डॉक्टर्स के पास इस बात पर यकीन करने के सिवा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि ये शख्स 1958 से 2006 में टाइम ट्रेवल करके आया है। अभी डॉक्टर्स इसी कश्मकश में थे कि वो शख्स रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर वापस कभी नहीं लौटा। सर्गी पोनोमरिंगो बिना किसी सबूत के गायब हो चुका था। उसने अगर पीछे कुछ छोड़ा तो वो था ये कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी अजीबोगरीब कहानी। ऐसी कहानी जिसको जितना ज़्यादा समझने की कोशिश की जाए वो उतनी ही ज़्यादा उलझती जा रही थी। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा 1960 में वाकई एक सर्गी पोनोमरिंगो नामी शख्स कीव से गायब हुआ था। फोटोग्राफ्स में जो लड़की उसके साथ थी उसको भी ट्रैक किया गया, जो अब एक 70 साल की औरत है। इसने पुलिस को बताया कि 1958 में सर्गी वाकई में गायब हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस भी आ गया। ये इतने ही टाइम के लिए गायब हुआ था जितने टाइम के लिए ये 2006 में नमूदार हुआ, लेकिन इस खातून के मुताबिक वो 1960 में दोबारा गायब हुआ और इसके बाद आज तक वापस नहीं लौटा। पर कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। सालों बाद इसको सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई जिसमें नोट था 2050। इस फोटो में सर्गी की एज ज्यादा है और बैकग्राउंड में कीव सिटी नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कीव सिटी स्काई स्क्रैपर से भरी हुई है। इसने नोट में ये भी लिखा था कि वो जल्द ही वापस आएगा, लेकिन किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका। सर्गी की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी एक यूक्रेनियन टीवी शो पर दिखाई गई थी।
और देखते ही देखते ये इंटरनेट पर वायरल हो गई। पर सवाल ये है, क्या ये स्टोरी वाकई सच है और क्या टाइम ट्रेवल वाकई पॉसिबल भी है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि हम सब एक तरीके से टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं, मगर फ्यूचर में। हमारा कहीं भी गुजारा हुआ 1 घंटा इस बात को जाहिर करता है कि हम एक घंटा करके फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी तरीके से अपना 1 घंटा सिर्फ आधे घंटे में तय कर ले तो दूसरों के मुकाबले में वो आधा घंटा फ्यूचर में चला जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को पहली बार आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी में दिया था, जिसके मुताबिक स्पेस में टाइम एक जैसा नहीं गुजरता, बल्कि ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और इसके मास पर। जिस तरह ऑक्सीजन का लेवल अलग अलग एल्टीट्यूड पर चेंज होता रहता है, इसी तरीके से स्पेस में टाइम भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और मास पर डिपेंड करता है। तो हमारा टाइम अर्थ के मास और उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम जुपिटर पर चले जाएं, जिसका मास काफी ज्यादा है, तो वहाँ टाइम स्लो गुजरेगा। थ्योरी के मुताबिक जितनी ज्यादा स्पीड होगी इतना ही स्लो टाइम गुजरेगा। और अगर हम किसी ऐसी स्पेसशिप में बैठते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से यूनिवर्स में 5 साल तक चलती रहे और फिर वापस अर्थ पर उतरे, तो हमारी घड़ी के हिसाब से सिर्फ 5 साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर 36 साल गुजर चुके होंगे। दोनों घड़ियों में जो टाइम का डिफरेंस नोट किया जाएगा, इस टाइम को डायलेशन कहा जाता है। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में हिफिल-केटिंग एक्सपेरिमेंट भी किया गया था। इसमें टोटल 12 एटॉमिक क्लॉक्स को एक ही टाइम पर सेट किया गया। 4 क्लॉक्स को प्लेन में लोड करके ईस्ट की तरफ भेजा गया, 4 को वेस्ट की तरफ और आखिरी 4 को अर्थ पर ही छोड़ा गया था। जब दोनों जहाज पूरे अर्थ का गोल चक्कर लगाकर वापस आए तो उनकी क्लॉक्स में काफी डिफरेंस देखा गया। जो जहाज ईस्ट की तरफ गए थे, उनकी क्लॉक जमीन पर मौजूद क्लॉक्स के मुकाबले में 59 नैनो सेकेंड स्लो हो चुकी थी, यानी उनके लिए टाइम स्लो गुजरा था। और जो जहाज वेस्ट की तरफ गया था, उसकी क्लॉक्स 273 नैनो सेकेंड आगे हो गई थी। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस इस वजह से आया क्योंकि हमारी अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। फ्यूचर टाइम ट्रेवल का दूसरा तरीका है ग्रेविटी। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, टाइम उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। इस थ्योरी को भी एक एक्सपेरिमेंट की मदद से 2010 में प्रूव किया गया। एक एटॉमिक क्लॉक को शेल्फ पर सबसे नीचे रखा गया और दूसरी को 33 सेंटीमीटर ऊपर वाले शेल्फ पर। जो क्लॉक जमीन से करीब थी, इस पर ज्यादा ग्रेविटी थी, इसी वजह से वो ऊपर वाली क्लॉक के हिसाब से स्लो चल रही थी। ये डिफरेंस बहुत ही कम था क्योंकि 33 सेंटीमीटर इतना ज्यादा फासला नहीं है। पर यह बात तय है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं, जैसे कि ब्लैक होल में, तो हमारा टाइम अर्थ पर गुजरे हुए टाइम के हिसाब से बहुत आहिस्ता गुजरेगा। इसी चीज को इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है, जहां वो लोग एक ऐसे प्लेनेट में होते हैं जो ब्लैक होल के बहुत करीब होता है। वहां गुजारा जाने वाला 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। स्पीड और ग्रेविटी की वजह से टाइम का चेंज होना इतना कॉमन है कि जीपीएस सैटेलाइट, जिनमें दुनिया की सबसे एक्यूरेट क्लॉक्स इंस्टॉल होती हैं, उनको भी अर्थ के टाइम के हिसाब से बार बार मैच करना पड़ता है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स हर वक्त 11,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को ऑर्बिट कर रही हैं। इसी वजह से उनकी क्लॉक्स पीछे हो जाती हैं और अगर इनका टाइम बार बार सेट ना किया जाए तो हमारे फोन्स हमें हमारी एग्जैक्ट लोकेशन ही ना बता सकें। ये तो हमने डिस्कस किया फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने को। दोस्तों, अब ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, पर साइंस के मुताबिक इसका प्रैक्टिकल करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो लाइट की स्पीड से चल सके, ये फिलवक्त हमारे लिए बनाना नामुमकिन है। ग्रेविटी के जरिए टाइम ट्रेवल करने के लिए भी हमें करीबी ब्लैक होल के पास जाना होगा, जो कि हमसे ऑलमोस्ट 1560 लाइट ईयर्स दूर हैं। दोस्तों, हो सकता है आने वाले वक्त में इंसान कोई ऐसी चीज बना सके और टाइम ट्रेवल की केमिस्ट्री को सॉल्व किया जा सके, पर सर्गी की कहानी में कितनी सच्चाई है? असल में ये स्टोरी 2012 में एक यूक्रेनियन टीवी शो में ब्रॉडकास्ट की गई, जिसका नाम था एलियंस। इस रियलिटी प्रोग्राम के 3rd एपिसोड टाइम ट्रेवलर्स में ये कहानी दिखाई गई थी। सर्गी बोनोमरिंगो की डॉक्टर्स के साथ सीसीटीवी वीडियो में एक बहुत बड़ा लूपहोल निकलकर सामने आया है। इसमें जो डेट दिख रही है वो है 23 अप्रैल 2006, जो कि बुध का दिन बनता है, लेकिन कैलेंडर पर देखा जाए तो ये संडे का दिन बनता है। इसका मतलब ये है कि वीडियो अलग से रिकॉर्ड की गई थी और टाइम स्टैम्प बाद में ऐड किया गया। इसके अलावा सर्गी की आईडी पर जो स्टैम्प देखी जा सकती है,
एक्सपर्ट का मानना है ये स्टेम इस दौर की है ही नहीं। और आखिर में कीव सिटी की 2050 की फोटोज में पीछे बिल्डिंग्स तो बहुत सारी दिख रही हैं, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इनमें काफी बिल्डिंग्स एक जैसी हैं, जिसका मतलब यह है कि ये इमेज फोटोशॉप किया हुआ है। इस इंसिडेंट के मुताल्लिक जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई उनका रिकॉर्ड कहीं पर भी मौजूद नहीं है। और दोस्तों, अगर डॉक्टर पाब्लो इतने ही फेमस डॉक्टर हैं तो इनका नाम इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट पर क्यों नहीं है? बेशक ये स्टोरी बहुत ही वेल प्लान्ड थी, लेकिन इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि ये सिर्फ शो की रेटिंग के लिए बनाई गई थी। टाइम ट्रेवल के टॉपिक में कंफ्यूजन तब पैदा होती है जब हम सोचने लगे कि अगर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल किया जा सके तो पास्ट में भी किया जा सकता होगा। इस कॉन्सेप्ट को काफी सारी साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया गया है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जन्म देता है पैराडॉक्स को। मान लें कि आप किसी मशीन में बैठकर 10 साल पास्ट में चले जाएं और इस टाइम मशीन को बनने से ही रोक दें, तो फिर अब आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? इस सिचुएशन को टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स कहा जाता है। 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी अरेंज की जिसमें वो अकेले मौजूद थे। इस पार्टी की अजीब बात ये थी कि इस पार्टी का इनविटेशन उन्होंने 1 साल बाद पब्लिक किया और कहा अगर कोई टाइम ट्रेवलर है तो वो 1 साल पास्ट में जाकर वो पार्टी अटेंड कर सकता है। ये उनकी तरफ से समझाने का एक तरीका था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि प्रो इन्फॉर्मर्स की इस वीडियो में टाइम ट्रेवल का टॉपिक आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। दोस्तों, आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।